मैं एक सामान्य एमजे फ़ैन हूँ। मैंने हाल ही में माइकल के एक इंटरव्यू प्रसारण के बारे में सुना और मैंने अपनी कहानी साझा करने के बारे में निर्णय लिया। मैं एक सामान्य परिवार से एमजे फ़ैन हूँ। मुझे 2002 में 15 वर्ष की आयु में पता चला कि मैं एक बाल अस्थि कैंसर नाम के एक दुर्लभ बीमारी का शिकार हूँ और इसी वजह से मुझे उसी वर्ष अगस्त में कीमोथेरेपी शुरू करनी थी। उसी दौरान एक रात मुझे मेरे एक मित्र का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि इस साल अगस्त की शुरुआत में नेवरलैंड 2 सप्ताह के लिए बाहर के बच्चों के लिए पार्क का आनंद लेने के लिए खुला रहेगा और वहाँ सब कुछ मुफ्त रहेगा। घूमना, खेलना, खाना पीना सब कुछ मुफ्त में। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि माइकल साल भर में कई मौक़ों पर बाहर के बच्चे और उनकी फैमिली के लिए नेवरलैंड देखने के लिए खुला छोड़ देते थे, पार्क का आनंद लेने के लिए। और इतना ही नहीं, वहाँ आने वाले सभी विजिटर्स के खाने पीने का इंतज़ाम माइकल खुद करते थे। तो मेरा ये मित्र जो ऐसे कई मौक़ों पर नेवरलैंड में मौज मस्ती करके आया था, उसी ने मुझे कॉल करके ये बताया था। मैंने अपने माता पिता से पूछा कि क्या कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले वो मुझे नेवरलैंड ले जाएंगे। मेरे डॉक्टर ने कमजोरी का कारण बताते हुए मना कर दिया, लेकिन आखिर में मैंने अपने माता पिता को इसके लिए मना लिया। नेवरलैंड के सामने से गेट से अंदर जाने के बाद हमें कुछ मील की दूरी तय करनी पड़ी। एक घुमावदार सड़क से हम गाड़ी चला रहे थे। नेवरलैंड रैंच में चारों तरफ शांति ही शांति फैली हुई थी। मैं और मेरा परिवार जब कार से बाहर निकले, हमें समझ नहीं आ रहा था कि किसी से चेक इन करना चाहिए या नहीं। आखिरकार एक आदमी हमारे पास आया और उसने हमें बताया कि क्या करना है। हमने अपने नाम, फ़ोन नंबर और अन्य जानकारी वहाँ लिख दी। ये जानकारी वहाँ लिखना बस एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि ज़्यादा संख्या में बच्चे और उनकी फैमिलीज आने की वजह से अगर कोई हादसा या गलत हो जाता है तो आने जाने वालों की जानकारी मौजूद होना ज़रूरी है। तो हमने अपनी जानकारी दी और हमने साइन इन किया। उस आदमी ने हमें मैचिंग रिस्ट बैंड दिए और कहा कि हम जो चाहे सवारी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं। और उस आदमी ने हमें ये भी बताया कि कभी कभी माइकल घर से बाहर आकर सबको हेलो कहते हैं और बच्चों से भी मिलते हैं। हमने उस आदमी को थैंक्स कहा और अगले ही कुछ मिनटों में मैं फेरिस व्हील पे था। हमने लगातार 3 राउंड फेरिस व्हील की सवारी की और फिर हम झूले पर भी चढ़ गए। हमने घंटों तक पार्क की सवारी की। हमने पार्क को बेहद एंजॉय किया। फिर हम पॉपकॉर्न और कैंडी लेने के लिए लाइन में लगे। वहाँ खाने के लिए बहुत कुछ था। कैंडी, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, नाश्ता, सब कुछ था। कैंडी और पॉपकॉर्न खाने के बाद हम नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे। अचानक वहाँ आए बच्चों की भीड़ एक दिशा में भागने लगी। मैंने नाश्ते के टेबल से उठकर देखा और माइकल बच्चों की भीड़ के साथ आ रहा था। वह एक बड़ी छतरी के नीचे हंसते हुए आ रहा था और बच्चे उसके हाथ पैर खींच रहे थे, उसे गले लगा रहे थे। फिर मैं और मेरा परिवार भी उसके पास चले गए। हमने उसे अपना परिचय दिया और बताया कि हम पार्क में कितना एंजॉय कर रहे हैं। फिर मेरी माँ ने उसे मेरे कैंसर के बारे में भी बताया और कहा कि अगले हफ्ते हम कीमोथेरेपी करने जा रहे हैं। यह सुनकर माइकल ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और कहा, गॉड ब्लेस यू। जब उसने मुझे छुआ तो मुझे बेहद प्यार महसूस हुआ। उसने और थोड़ा वक्त वहाँ आए सभी बच्चों के साथ बिताया और फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद फिर हम मौज मस्ती करने के लिए पार्क में गए। बहुत देर मौज मस्ती करने के बाद हम अपने घर के लिए निकले।
अंधेरा हो चुका था। सुबह नेवरलैंड में आने के बाद जिस आदमी के पास हमने अपनी जानकारी लिखी थी और जिससे हमने बात की थी, उस आदमी ने हमें रोका और मेरे पिता के हाथ में एक लिखी हुई चिट्ठी दे दी। वो चिट्ठी माइकल ने लिखी थी और उस चिट्ठी में उसने हम तीनों को डिनर के लिए इनवाइट किया था। हमने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस आदमी ने हमें मुख्य घर की ओर जाने के लिए निर्देश दिए। जब हम उसके घर पहुंचे तो मैं हैरान रह गया। उसका घर मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। मैंने सोचा था ये एक बहुत बड़ी हवेली होगी। ये घर निश्चित रूप से बड़ा था, लेकिन बिल्कुल अलग था। हमने माइकल और उसके बच्चों के साथ उस रात डिनर किया और बहुत बातें की। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी और यादगार रात है। फिर माइकल ने मेरे पिता से पूछा, क्या हम सभी मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं? मेरी आंखें नम हो गई। हमारी प्रार्थना खत्म होने के बाद माइकल ने हमें नेवरलैंड की और दूसरी चीज़ें दिखाई जो हमने दिन भर नहीं देखी थी। ऑर्किड मूवी थिएटर। नेवरलैंड का मूवी थिएटर दूसरे मूवी थिएटर जैसा नहीं था। वहाँ सीटें तो थी ही, पर बीमार बच्चों के लिए बिस्तर भी थे। सब कुछ दिखाने के बाद हमने माइकल को धन्यवाद कहा और हम वहाँ से घर के लिए निकले। मैं उनकी दयालुता से बेहद प्रभावित हुआ था। उसके पास कितनी गहरी सोच और विनम्रता थी। मैं बीमार था ये समझने के बाद सिर्फ मुझे खुशी मिले, इसके लिए डिनर के बहाने से उसने मुझे घर बुलाया था। फिर कई दिन बाद मुझे और मेरी फैमिली को बहुत आश्चर्य हुआ जब माइकल ने नेवरलैंड के साइन इन रजिस्टर से हमारी लिखी हुई जानकारी में से हमारा फ़ोन नंबर निकालकर हमें फ़ोन किया। उसने माँ से पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। माँ ने उसे बताया कि सोमवार को कीमो शुरू करूँगी। फिर उसने अपना फ़ोन नंबर माँ को दिया और कहा कि किसी भी मदद की आवश्यकता है तो हम उसे सीधा फ़ोन कर सकते हैं, और कहा कि मेरी तबीयत के बारे में फ़ोन करके जानकारी उसे वारंवार दी जाए। माइकल से मुलाकात, उसका महसूस किया हुआ प्यार, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन था। इसीलिए नहीं कि मैं एक अमीर सुपरस्टार से मिला था, बल्कि इसलिए कि मैं एक खूबसूरत दिल के इंसान से मिला था। सेलिब्रिटी किसी से मिलते हैं तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन मैं माइकल से मिलके अभिभूत हो गया। उसकी दयालुता, विनम्रता से मैं बेहद प्रभावित हो गया। सुपरस्टार होने के बावजूद सामान्य लोगों से उसने खुद को जोड़ रखा था। मैंने उसके जैसा इंसान ना कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। शायद भगवान भी मूड में आकर कभी कुछ अलग बनाते होंगे। माइकल के बारे में सोचकर बस यही ख्याल मेरे मन में आता है।